हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग कोलिजन और मोमेंटम कंजर्वेशन इन सारी चीज़ों को मिला करके इम्पल्स उसी में डाल देंगे और इन सबको मिला करके बहुत बेहतरीन से सवाल करने वाले हैं। कुछ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन की शुरुआत करी थी और मैंने बोला था कि आगे आने वाले क्लासेस में मैं कुछ अच्छे से सवालों पे फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता था और क्लास बाई क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर देता हूँ, फिर कुछ सवाल बना देता हूँ। ठीक है, तो आज उन्हीं में से हम लोग इम्पल्स और कोलिजन को ऐड करने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स की थोड़ी सी बातें करेंगे। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेसिकली अगर देखा जाए, एक लाइन में बोला जाए तो इम्पल्स इज जस्ट अ झटके वाला फोर्स। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, मान लो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बैटिंग ही करता हूँ ठीक है, मान लो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैंने किसी शॉट को मारा, ठीक है। जब मैं किसी शॉट को मारता हूँ, बेसिकली हो क्या रहा होता है, बॉल आती है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, मान लो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंक रहा है कोई गेंदबाज, और मैंने जब बॉल को मारा तो आप देख रहे हो कि माइक्रो सेकेंड्स में ही बॉल की जो रफ्तार होती है वो एक दिशा से दूसरी दिशा में चली जाती है। बेसिकली उस टाइम पे आप खुद सोचो कि अगर किसी चीज की रफ्तार, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 20 मीटर। या हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिल्कुल डेटा लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा लेते हैं। मतलब एक हम लोग नॉर्मल बॉलर की बात करते हैं। नॉर्मल बॉलर अगर एक करा रहा है तो एवरेज एक बॉलर मीडियम पेसर कितने पे फेंकता है? मान लो मीडियम पेसर क्या, स्पिनर की बात कर लेते हैं। स्पिनर और मीडियम पेसर को मिलाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग ये स्पीड होती है। आप लोग देखते हो कि जब क्रिकेट मैच देख रहे हो तो अगर तेज गेंदबाज है तो इससे ज्यादा चला जाता है, मतलब बेसिकली 120, 30, 40 ऐसे पहुंच जाता है। स्पिनर होता है तो इससे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग मीडियम की एक गेंद ले ली है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको जरा मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, डाटा आसान हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपके पास। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 20 ले रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डाटा लेने, इस वजह से मैं कर रहा हूँ ये 20, 5, 25, मतलब अराउंड 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल आ रही है। ठीक है, अराउंड 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल आ रही है। ठीक है, और बैट्समैन क्या करता है, मान लो बैट लिए हुए है, ठीक है, बैट लिए हुए है, और बैट से जब वो बॉल को हिट करता है तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में वो एक फोर्स लगाता है, बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स हम देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली होता कितना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, मान लो, अच्छा एक थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं कि वो फोर्स कितने समय के लिए लगता है। वो फोर्स कितने समय के लिए लगता है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.001 सेकंड के लिए, अप्रोक्सीमेटली 0.001 सेकंड के लिए। मतलब ऐसा ही कुछ टाइम होता होगा, बिल्कुल मतलब माइक्रो सेकंड में टाइम लगता है। कट, ठीक है, शॉट लग गया, तो हमने अप्रोक्सीमेटली टाइम लिया। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं कि बॉल आई है, बल्ले पर रखी है, बल्ला चल रहा है, धीरे 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 बॉल हट रही है उससे, तो ऐसा तो होता नहीं, कटाक, है ना, ऐसे बिल्कुल चल जाती है। तो मान लिया इतने समय के लिए वो उस पे फोर्स लगेगा तभी वो बॉल मुड़ जाएगी। तो वास्तविकता में होगा कि जब ये बॉल इस पे आकर टकराएगी तो इसकी इधर की तरफ की जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। तो बेसिकली जब पलटी मारना होगा, जब पलटी इसको मारना होगा, तो जो इधर की तरफ वाली वेलोसिटी है उसको मैं जीरो करना पड़ेगा। यानी इस इंस्टेंट पे इस वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है इस इंस्टेंट पर, इज इक्वल टू यू कितना है 25, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सीलरेशन बॉल का आप मास वगैरह कुछ मान लो कि 1 किलो की बॉल है, 1 किलो क्या आधा किलो मान लो, ठीक है, 0.5 kg। ठीक है, तो 0.5, सॉरी एक्सीलरेशन, ठीक है, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स अपॉन मास 0.5, फोर्स अपॉन मास 0.5 इंटू टाइम कितना लग रहा है 0.001। जरा निकालो यहाँ से फोर्स कितना आएगा। यहाँ से फोर्स की ध्यान से देखो, वैल्यू क्या आ रही है 25 इंटू 0.5 अपॉन 0.001। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से 1 2, है ना, ये हटा के 2 0 बढ़ा दो। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से 25 पंचे 125, 125 और 2 0 और लगा दो, इतने न्यूटन फोर्स लगा होगा उस पर, 12,500 न्यूटन फोर्स। आप खुद सोचो, क्या ये बहुत छोटा फोर्स है? ये बहुत छोटा फोर्स है? नहीं, इट इज अ मैसिव फोर्स, एक बहुत बड़ा फोर्स है, वेरी लार्ज फोर्स। क्या बात समझ आ रही है? बेसिकली जब इस तरह के फोर्स की बात करी जाए, बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए, क्या इतने टाइम के लिए ऑलमोस्ट लगता है, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है
उस फोर्स को इम्पल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स के नाम से। मतलब एक फोर्स, जब हम बॉल मान लो हमने एक ली और उसको दीवार पे फेंक करके मारा है, तो वास्तविकता में वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक टक, एकदम टकरा करके बॉल वापस आती है। एक बड़ा सा फोर्स एक कम टाइम के लिए लगता है, तो वहां पर इम्पल्स की बातें होती है। मान लो मैं कस के यहाँ पर हाथ मारता हूं, तो वास्तविकता में ये एक इम्पल्स है। कस के मैंने हाथ दे मारा, कस के मैंने कंटाप मार दिया, वहां पर इम्पल्स की बातें होती हैं। तो इम्पल्स की, अच्छा ठीक ठीक भाई, यहां तक बात समझ आएगी। बेसिकली इम्पल्स क्या हो गया? बड़ा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, ठीक है, डीपी बाई डी टी। ओके, इसको इधर भेजो, क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, है ना। क्या इसको यहाँ से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ जाएगा, पी इनिशियल से पी फाइनल, ठीक है। क्या आ गया, इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बेसिकली यही होता है यहां पर। ये जो फोर्स है दैट इज इंपल्सिव फोर्स, दिस इज इंपल्सिव फोर्स। और यहां पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? आपने देखा होगा ना कि एफ एवरेज को कैसे लिख सकते हैं, एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डी टी की वैल्यू डेल्टा टी, इसको इधर भेजा, क्या आ गया, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो बेसिकली यही इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है। यही क्या होती है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है। यहाँ पे ये इंपल्सिव फोर्स है, यहाँ पर ये इंपल्सिव फोर्स है। हमने देखा था कि जब फोर्सेस हमारे, जब नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जीरो हो रहा था, नेट फोर्स अगर जीरो हो रहा था, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व था। अब इम्पल्स के केस में क्या होगा, अगर इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व नहीं करा पाएंगे, हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अगर मोमेंटम कंजर्व, सॉरी, अगर इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है तो वहां पर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, इस इक्वेशन से काम चलाना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब सिंपल से, जैसे बुलेट वाले क्वेश्चंस हो गए, उसमें क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स होंगे वहां पर, ठीक है। अब किस तरह से इंपल्सिव फोर्स इन्वॉल्व होंगे उनको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो आई होप इंपल्स की बात आपको समझ आ गई, किस तरह के फोर्सेस इंपल्सिव होते हैं, ये हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है। मतलब अगर आपको कोई सवाल दिया हुआ है, उसमें कौन सा फोर्स इंपल्सिव है, कौन सा फोर्स इंपल्सिव नहीं है, इसको भी पहचानना बहुत बड़ी एक मतलब टेढ़ी ही होती है बच्चों के लिए। इसको अभी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट और इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। जिसके लिए बेसिकली जिसको मिला करके, ठीक है, इंपल्स, कोलिजन और मोमेंटम कंजर्वेशन, सारी चीजों को मिला करके बहुत अच्छे से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस कोलिजन को हम लोग और इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर मैं कुछ सवाल कराता हूं आपको, ठीक है। क्या चीज? कोलिजन। सुना हुआ नाम होगा, 11th से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। कोलिजन क्या होता है? बेसिकली दो चीजों का आपस में टकराना। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? सिंपली कोलिजन बोलते हैं। अब दो तरह के कोलिजन आपने सिंपली देखे होंगे। किस किस तरह के कोलिजन होते हैं हमारे पास? एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, है ना। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन से हम क्या समझते हैं कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जब किसी भी एक तरह की एनर्जी का लॉस ना हो, तो उसको बेसिकली बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक से मतलब क्या है? कम से कम एनर्जी, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस ना हो। तो यहाँ पर जनरली इलास्टिक अगर बोल रहे हैं या परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं, तो जनरली मुझसे समझेंगे कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, मतलब दो चीजें आपस में आकर के टकराई हैं और उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। मतलब ये इस तरह से बॉल थी, एक ये इस तरह से बॉल थी, ये यहाँ पर v वेलोसिटी से जा रही थी, इसका मास m था, इसका भी मास m था। तो जैसे ही यहाँ पर जाती है, जैसे ही यहाँ पर जाती है, तो ये अपनी वेलोसिटी जैसे इसमें टकराएगी, वास्तविकता में जैसे ही इसमें टकराएगी, जैसे इसमें टकराएगी, तो जब वास्तविकता में जब ये टकरा रही होती है, जिस मोमेंट पर ये टकरा रही होती है, उस मोमेंट पर इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है। इस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस मोमेंट इंस्टेंट पर ये टकराई है, ठीक है। और अब ये अपनी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर करता है, और फिर कितनी बेहतर और बेहतरीन तरीके से ये रिफॉर्म हो पाता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोलिजन किस तरह का है, या उस पर्टिकुलर चीज से कि वो कितनी अच्छी तरह से रिफॉर्म हो रहा है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि कोलिजन कौन सा हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मान लो ये पूरी अच्छी तरह से फिर से रिफॉर्म हो गया, रिफॉर्म मतलब डिफॉर्म से फिर से रिफॉर्म हो गया, और ये इस तरह का हो गया और ये इस तरह का हो गया, अपनी वेलोसिटी इसने ट्रांसफर कर दी, वास्तविकता मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और इसके पास वेलोसिटी आ गई v। अब चूंकि जिस तरह से इसका पहले का शेप था, पूरा शेप उसी तरह का होल्ड कर लिया इसने, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो, और यहां पर नो एनर्जी लॉस, ठीक है, यहां पर नो एनर्जी लॉस।
जब एनर्जी का लॉस ना हो, पूरी तरह से बॉडी रिफॉर्म हो जाए, तो उस तरह के कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेसिकली, इन इलास्टिक कोलिजन में होता ये है कि मान लो ये एक बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी इधर v थी, एक ये बॉडी थी, जब ये इस बॉडी से जाकर के टकराती है तो वास्तविकता में कुछ इस तरह का केस होता है, हल्का से डिफॉर्म होती हैं दोनों बॉडीज। हम लोग अगर परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें तो दोनों बॉडीज फिर आपस में कभी भी रिफॉर्म नहीं हो पाती। जब एक बार डिफॉर्म हो गई तो रिफॉर्म हो गई, और ये पूरी तरह से इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है जब ये बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं हो पाती और ये साथ में फिर चलने लग जाती हैं v वेलोसिटी से। ठीक है, क्या बात क्लियर है? v वेलोसिटी है, कुछ भी मान लो v डैश वेलोसिटी हो, जरूरी नहीं है कि वो v वेलोसिटी वहाँ पे v डैश वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी जरूर वहाँ पे, चूंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो यहाँ पर v वेलोसिटी, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। जैसे आके टकराई तो वहाँ पे कई कई तरह की एनर्जी लॉस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउंड में ही लॉस होता है, हालांकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जब बॉडीज आपस में आकर के टकराती हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जीज का लॉस होता है। इस तरह से हम लोग मतलब आइडियल केसेस जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ही यहाँ पर बोल सकते हैं कि नो एनर्जी लॉस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस की जब बात करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हमेशा होता है। तो अगर हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बोले तो भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अगर इस तरह का केस होगा तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे, और इस तरह का अगर केस होगा तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोलेंगे। और इनके बीच में जो नॉर्मल आम जीवन होता है उसमें जो कोलिजन्स होते हैं वो हमेशा इनके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात क्या करेंगे कि जब भी हम इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे होंगे तो जनरली होगा क्या, वेलोसिटी इसकी दी होगी, इसकी दी होगी, तो जनरली दोनों में हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, उससे हमें वेलोसिटीज मिल जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी ट्रांसफर होगी, हमें वेलोसिटी इजीली मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इक्वेशन लगाएंगे दैट विल बी मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। ठीक है, वो अपनी मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से क्या होगा, हम फाइनल वेलोसिटीज तक पहुंचने का एक कदम बढ़ा देंगे। इसमें तो शायद मिल भी जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों बॉडीज आपस में कंबाइंड हो जाती है, इसकी जो वेलोसिटी होगी कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन इनफ नहीं होगा। तो वहां पर चूंकि हम जानते हैं कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो इस तरह से इलास्टिक कोलिजन के केस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ में एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। बाकी मतलब बेसिकली मैं इस तरह से बोलना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ मोमेंटम कंजर्व करो। आप सवाल पे देखो, सवाल क्या बोलना चाह रहा है, उस हिसाब से देखो कि मोमेंटम कंजर्व करना है या एनर्जी कंजर्व करनी है या क्या क्या करना है। बेसिकली इस तरह से बिल्कुल किताबी तरह से लिख देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सवाल पे डिपेंड करता है कि वास्तविकता में हमें करना क्या है। ठीक है, हालांकि इसको कोलिजन को एक चीज आसान कर देती है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या चीज? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इट इज काइंड ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता है जिस तरह का कोलिजन हो रहा है उनकी सरफेसेस पे डिपेंड करता है किस तरह का ये आपका कोएफिशिएंट होगा। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से इसको हम डिनोट करते हैं। और ये डिपेंड एक बात पर और करता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो इस तरह का होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस बात देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये तो बेसिकली हमें दी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम निकालना होगा। लेकिन ई की वैल्यू कहाँ से डिफाइन होगी? ई की वैल्यू बेसिकली हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये हमें गिवन होगी, ये हमें गिवन होगी। डायरेक्टली भी गिवन हो सकती है और इनडायरेक्टली भी गिवन हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली किस तरह से गिवन होगी कि आपको दिया होगा कि मान लो ई की वैल्यू 0 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है। और इनडायरेक्टली किस तरह से गिवन होगी? इनडायरेक्टली में आपको ये बोल सकता है कि वो कोलिजन इलास्टिक हो रहा है या इनइलास्टिक हो रहा है। अगर इलास्टिक हो रहा है, अगर इलास्टिक हो रहा है तो ई की वैल्यू 1, और इनइलास्टिक हो रहा है, अगर इनइलास्टिक हो रहा है तो ई की वैल्यू 0।
बाकी अगर डायरेक्टली दिया है तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्टली दिया है इक्वल। देखो जनरली अगर इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बोलेगा तो आपको गेस ही करना पड़ेगा कि हाँ 0 1 है, लेकिन अगर इनके बीच में कुछ होगा तो जैसे 1/2 1/4 1/6 तो वो देगा, अपने खुद से आपको डाटा देगा कि क्या दिया हुआ है आपका, मतलब किस तरह का कोलिजन है उस पर डिपेंड करके वो ई की वैल्यू खुद दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों से, इन सारे समूहों को मिला के हमें सवालों को हल करना होता है। कि किसी भी क्वेश्चन को करने का बड़ी सिंपल तरीका ये होता है कि हम इन चीजों को समझ लें और एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझे। मान लो यहीं पे बात किया जाए, यहीं पे बोला जाए कि इस क्वेश्चन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v डैश, मान लो v डैश क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें काम तो एक ही दो से चल जाता है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम कंजर्वेशन तो कर ही दो। मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या होगी, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv, m इनटू v। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, अगर परफेक्टली बेसिकली देखा जाए तो इसमें टकरा जाएगा। ठीक है, और ये चल देती है तो मान लो v डैश चल देती है। ठीक है, तो इसकी तो 0 हो जाएगा। या मान लो कि ये भी 0 नहीं होता है, ये आपका मान लो v डबल डैश हो जाता है। ठीक है, या इसको v1 मान लो और इसको v2 मान लो। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लिया v1, इसको मान लिया v2, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। ठीक है, m मर गया, यहां से आ गया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। दूसरा इक्वेशन जनरली आप क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा दो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इसकी v1 इसकी v2, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इनकी, v1 माइनस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v। ठीक है, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v। यहां से देखो दोनों इक्वेशंस को अगर आप जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू v1 माइनस v2। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2v1 इज इक्वल टू 2v। यानी v1 की वैल्यू कितनी आ गई, v1 की वैल्यू आ गई v, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और इसकी वैल्यू उठा करके आप यहाँ रखोगे, v1 की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू 0। खुद देख लो कि v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दो इक्वेशंस लगाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक। आप थोड़ा सा आपको आइडिया, मैं थोड़ा सा जल्दी से बोल रहा हूँ कि अभी आपकी कक्षा 11वीं नहीं है ना, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल एक एक सुर बताने का कोई सारे गामा एकदम से नहीं, हम थोड़ा सा लय में चलेंगे, है ना, सारे गामा पा नहीं सा, है ना समझदार हूँ, मुझे इतना नहीं आइडिया है क्या होता है सुरों का। ठीक है, फिर भी मतलब समझ जाओ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या कोलिजन की बातें क्लियर है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनके इन बिटवीन दिया होगा तो भी क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बता रहे इसको। अब एक बात खुद अपने आप से पूछो कि अगर हमें दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ये है, कोई ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी ये, मान लो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मास m2, कुछ भी दिया हुआ है रैंडमली, बोल दिया गया आपसे क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज 1/2, और बोल दिया गया कि बताओ इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, फाइनल वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश क्या होंगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी। तो क्या आप कर सकते हो कि दो इक्वेशन फिर से लगानी, मोमेंटम कंजर्वेशन और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, कि हम सिंपली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इन पर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब थोड़े से अच्छे सवाल एक आध करते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि बेसिकली किस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं एक सवाल में काफी कॉन्सेप्ट्स को लगा दूंगा। मैं थोड़ी सी इसको साफ कर देता हूँ ताकि जगह बनी रहे, बीच में अड़चन ना आए। अच्छा ओके, देखो एक सवाल करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, तगड़ा सवाल, ये मेरा खुद का बनाया हुआ इस तरह के सवाल होते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही मिला दो। ठीक है, कोलिजन पे बहुत बेसिक सवाल करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब आप कर सकते हो, खुद से अभ्यास कर सकते हो। मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ कि अभी एक तरह तरह से वेलोसिटी बदलता रहूँ, आपको खिलाता हूँ। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक सवाल करते हैं, बहुत बेहतरीन करेंगे, देखो ध्यान से। मान लो मैंने आपसे बोला मान लो इस तरह से कुछ है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको मैंने अभी पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मास मान लो 4 kg है और इसका मास 1 kg है। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, या पूरी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है,
अच्छा खुद सोचो क्या होगा, जब हम इस 1 kg को छोड़ेंगे, जब हम इस 1 kg को छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और इसका एक नॉर्मल इस पे कंपोनेंट लग रहा होगा जिसकी वजह से ये पीछे आएगा। क्या ये बात मानते हो? क्या ये बात मानते हो? मतलब जैसे हम लोगों ने वो किया था, याद करो, एक इस तरह का सवाल किया था, इस पे ये रखा हुआ था, एक बर्फ का टुकड़ा था, उस पर हमने एक लड़का खड़ा किया था, राम या शाम कुछ खड़ा किया था, ठीक है, और वो जब इस तरफ को मूव कर रहा था तो बर्फ का टुकड़ा इस तरफ को मूव कर रहा था, ठीक है, ऑब्वियस सी बात मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक भाई, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा और वो उधर की तरफ भागेगा। ओके, मान लो इसी में मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर एक 2 किलो का मास रखा हुआ है, 2 किलो का मास रखा हुआ है, ये पूरा फ्रिक्शनलेस है, कुछ भी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो बताओ होगा क्या, इसका बिल्कुल सेम हाइट पर ऐसे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मान लो सेम हाइट पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये अलग है, ये यहाँ से अलग सरफेस है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ से जैसे यहाँ से आएगा तो यहाँ से अलग हो जाएगा, फिर इस वाले से इसका कोई मतलब नहीं है, समझो, ठीक है। और इसका 2 किलो है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, यहाँ पे ये रिजिड है, समझ लो, ठीक है, पूरा रिजिड है, ठीक है, ओके। अब बताओ जब ये 1 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, ये इधर भागेगा, ओके, जब ये इसमें टकराएगा तो इन दोनों की सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने दे दिया 1/2, 1/2। तो बताओ तीनों ब्लॉक्स की फाइनल रफ्तार क्या होगी, वेलोसिटीज ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 4 kg, इनकी फाइनल रफ्तार क्या होगी? क्या सवाल ज्यादा टफ हो गया क्या? देख लो, ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं, कर सकते हो, करो प्रयास, सब वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो जरा। कर लिया क्या? कर लिया? हो गया? अच्छा देखो इधर, अब मैं करता हूं, इधर देखो, जब ये ब्लॉक यहां से छूटेगा, मतलब जैसे इसको मैंने फ्री कर दिया, बिल्कुल रिलीज्ड, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, जिसे रिलीज किया गया तो ये ब्लॉक ऐसे आएगा और ये ब्लॉक पीछे की तरफ भागेगा, तो फाइनली होगा क्या, इसकी रफ्तार इधर की तरफ होगी कुछ v1 मान लो, और इसकी रफ्तार इधर की तरफ v2 मान लो। अभी इस इंस्टेंट पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो वास्तविकता में यहाँ पर क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मास कितना है? 1 kg, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मोमेंटम कंजर्व करो, ये क्या हो गया, 1 इंटू v1, 1 इंटू m1v1 इज इक्वल टू, इसका इधर की तरफ मोमेंटम कितना है, इधर की तरफ मोमेंटम कितना है, m2। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है, चलो इसे समझो, इनिशियल मोमेंटम पूरा एक एक लाइन करके कर देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, सब कुछ भी नहीं चल रहा था, रेस्ट पे था। जैसे रिलीज किया गया, वहां से क्या हुआ कि इसका मोमेंटम 1 इंटू v1, इसका कितना हो गया अपोजिट डायरेक्शन में 4 इंटू v2, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली, ठीक है। यहां से क्या आ गया, v1 इज इक्वल टू 4v2, v1 इज इक्वल टू 4v2, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, v1 इज इक्वल टू 4v2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मान लो कि v2 की रफ्तार हो गई v, तो v की टर्म्स में सारे आंसर आएंगे आपके, ठीक है, v की टर्म्स में आंसर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे हाइट दे देता तो बात अलग की होती, ठीक है, तो चलो मैंने हाइट वाइट नहीं दी है, तो v के टर्म्स में आप आंसर निकाल दो। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैंने दे दिया कि v2 जो है उसकी वैल्यू v है, अगर उसकी वैल्यू v है तो क्या आ गया, v1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, v1 की वैल्यू आ गई 4v, v1 की वैल्यू आ गई 4v, रहने दो, v मत मानो, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से हाइट दे दी इसकी, ठीक है, इसकी हाइट मैंने दे दी 5 मीटर। अगर इसकी हाइट 5 मीटर है तो अब क्या आप दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? क्या यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व है? सोचो, क्या यहां से आप डायरेक्ट लगा दे, क्या लगा दे कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, यानी m कितना है, 1 इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ m इंटू v1, इसका क्या ये लगा सकते हैं? क्या ये लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है, एनर्जी इसके पास भी है। यहाँ पे जो नेट, अब इक्वेशन क्या यहाँ पर लगेगी, उसके पास जो नेट पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी 1 इंटू 10 इंटू 5 नेट पोटेंशियल एनर्जी थी, ये दो चीजों में गई है, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ 1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू v2 स्क्वायर। क्या बात समझ आई है? ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, पहली इक्वेशन यहाँ से ये बनी थी कि v1 इज इक्वल टू 4v2, और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, क्या आ गया यहाँ से 50, है ना, 50 आ गया ये, और इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो जाएगा 100 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर
प्लस 4v2 ठीक है। और v1 की जगह क्या रख सकते हैं 4v2, तो क्या हो जाएगा ये 4v2 जब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 4 16 और 16 और 4 की हो गया आपके पास 20, तो 20v2 इज इक्वल टू 100, यानी v2 की वैल्यू कितनी आ गई √5, सही है क्या, √5 मीटर पर सेकेंड। और v2 की वैल्यू अगर √5 है तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, v1 की वैल्यू आ गई 4 √5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या चाहिए था, v1 हमें मिल गया। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल सा एक कोलिजन का इक्वेशन बन गया। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन इस कराया ताकि आप मोमेंटम कंजर्वेशन को यहाँ से सीख सके थोड़ा सा, आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह की गलतियां ना करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बचा हमारे पास, क्वेश्चन क्या बचा, ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास v1 से, ठीक है, मास 1 kg, ये रखा हुआ है 2 kg। क्या भी सवाल को खुद से कर सकते हो, इसकी वेलोसिटी ने कुछ भी v3 मान ली, ठीक है, और इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया गया 1/2, ये e की वैल्यू दी गई है, ठीक है। क्या v1 की वैल्यू में पता है, क्या v2 हम सॉरी v3 हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सी दो इक्वेशन लगेंगी, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे मोमेंटम कितना है इसका, यहाँ पे मोमेंटम कितना है, मोमेंटम मान लो फाइनल रफ्तार क्या हो जाती है इनकी, मान लो ये इनिशियल केस था, फाइनल रफ्तार क्या हो जाएंगी, मान लो ये 1 kg था, ये 2 kg था, इसकी रफ्तार इधर हो गई v1 प्राइम और इसकी रफ्तार इधर हो गई v3 प्राइम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 1 × v1 प्लस 2 × v3 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 1 × v1 प्राइम प्लस 2 × v3 प्राइम। करेक्ट है, कोई दिक्कत, पक्का, अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनिशियली तो रेस्ट पे था ना, v3 की वैल्यू 0 है, और यदि v3 प्राइम निकालना, आई एम सॉरी, इनिशियली तो 2 kg रेस्ट पे रखा हुआ ना, तो यहाँ पे इसकी तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तो हमें पता है v1 की वैल्यू कितनी है 4√5, तो ये इक्वेशन क्या आ गई 4√5 इज इक्वल टू 1 v1 प्राइम प्लस 2 v2 प्राइम सॉरी v3 प्राइम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये v3 प्राइम माइनस v1 प्राइम, v3 प्राइम माइनस v1 प्राइम अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है v1 की वैल्यू कितनी है 4√5 और E की वैल्यू कितनी है 1/2, क्या आ गया यहाँ से v3 प्राइम माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू 2√5, और दूसरी इक्वेशन क्या थी v1 प्राइम प्लस 2v3 प्राइम इज इक्वल टू 4√5, दोनों को जोड़ दो, v1 प्राइम से v1 प्राइम कट जाएगा, आ जाएगा 3v3 प्राइम इज इक्वल टू 6√5, 3 से 2 ये 6 कटा, क्या आ गया यहाँ से v3 प्राइम इज इक्वल टू 2√5, v3 प्राइम पता हो गया, किसी भी इक्वेशन में v1 प्राइम निकाल सकते हो, v2 तुम्हें पहले से ही पता था। क्या तीनों की वेलोसिटी तुम्हें मिल गई, क्या तीनों, देखो सवाल ये था, अच्छे सवालों में गिनती हो सकती है इसकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें एनर्जी कंजर्वेशन का भी ध्यान रखना था, किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब अगर मैं नहीं बताता तो शायद आप ये गलती कर सकते थे, मतलब कुछ लोग नहीं भी कर सकते, लेकिन काफी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या वास्तविकता में कि हमें ध्यान रखना है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ तक किस तरह से कंजर्व है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, किस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, किस तरह से मोमेंटम कंजर्व कराना है, कोलिजन की कौन सी इक्वेशन कहाँ पर लगानी है, ठीक है, समझ आ गया, कोई समस्या, पक्का, उतारो फिर इसको। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे ही कर रहे हैं, ये नहीं कि लुल्लू पुल्लू वाले कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन अगर करो अच्छा करो तो उसे समझ आ जाए कि हमें करना क्या है वास्तविकता में, ये नहीं कि बिल्कुल कचरा खाए चला है सब कुछ, ठीक है, अच्छा खाओ थोड़ा खाओ, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो क्या है, सॉरी, अगला सवाल, मान लो हमारे पास एक बुलेट है, मतलब गन और बुलेट है, ठीक है, गन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गन है, ठीक है, ये गन है, ट्रिगर तो लगाया ही नहीं, ठीक, ये गन है, ठीक, ओके। ये एक इस तरह के सिस्टम, एक इस तरह की ट्रॉली पर रखी हुई है जो मूव कर रही है लगातार, मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। गन का मास 2 किलो की गन है, ठीक है, ओके। पूरा सिस्टम मूव कर रहा है इस तरह से। मान लो हमने यहाँ पर इसको जब फायर किया, ध्यान रखना पूरा सब सिस्टम चल रहा है, जब हमने इसको फायर किया तो एक बुलेट निकली कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है, एक बुलेट निकली
और हमें नहीं पता बुलेट की रफ्तार क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ये समझ आई कि गन की जो रिकॉइल स्पीड है, गन की जो रिकॉइल स्पीड है, मतलब गन की क्या, पूरा सिस्टम इसमें फिक्स है, ठीक है, इसमें पूरा फिक्स है, ये अटैच्ड है, ठीक है, मतलब ये आगे पीछे मूव कर सकता है पूरा सिस्टम, ठीक है। तो गन की जो फाइनली इसको यहाँ पे नहीं बनाता हूँ मैं, ये इनिशियल केस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, गन को फायर किया, ठीक है, गन को फायर किया तो होगा क्या, ठीक है, ये गन है, इसको हमने जब फायर कर दिया तो होगा क्या कि इसकी जो रिकॉइल हमें पता चल गया कि 1 मीटर पर सेकंड है। वो 1 मीटर मतलब 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था कुछ, उसमें ऑटोमेटिक मतलब हमारे पास एक बटन था, ठीक है, यहाँ पे एक रिमोट था, इस रिमोट से मैंने जैसे ट्रिगर इसको क्लिक किया तो उसमें ट्रिगर अपने आप क्लिक हो गया, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्यों बोल रहा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया मैंने, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से रिमोट दबाया, ऑटोमेटिक वाली जैसे मैंने रिमोट दबाया तुरंत यहाँ से फायर हुआ, और जैसे ही फायर हुआ तो एक बुलेट निकली 0.5 kg की, आधा किलो की बुलेट निकली, ठीक है, बड़ी सी बुलेट निकली, ऐसे जा रही थी बुलेट, ठीक है। और बुलेट मान लो वी रफ्तार से इधर जा रही है, हमें एक बात पता है कि अगर इसकी रिक्वायर्ड स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, और ये जो आपकी ट्रॉली, ये मासलेस है, ये ट्रॉली मासलेस है, ठीक है, इसका कोई मास नहीं है, छोड़ो, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई, ये इससे बुलेट निकली, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सवाल आगे क्या है कि ये बुलेट जा करके एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ था, इस तरह से मास रखा हुआ था आपका 5 kg का मास रखा हुआ था, 5 kg का, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर था, उससे जाकर के टकराती है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2 मान लो, दैट इज 0.2, ठीक है, दैट इज 0.2। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, सवाल ज्यादा टफ हो गया क्या। एक बुलेट थी, वो एक स्टैंड पर रखी हुई थी, जो उसके साथ फिक्स था, वो मूव कर सकती थी, ठीक है, उससे हमने फायर किया, जो स्टैंड है दैट इज मासलेस। जब हम फायर करते हैं तो स्टैंड सहित जो बुलेट है उसकी रिक्वायर्ड स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, बट जो बुलेट है उसकी स्पीड हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है, बट जिस भी स्पीड से जाती है वो एक रेस्ट पे एक सिस्टम रखा हुआ है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है, जिसका मास 5 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, और वहां पे वो भी सरफेस जो है वो भी फ्रिक्शन वाली सरफेस है, फ्रिक्शन उसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.2 है। जब वो जाकर के उससे टकराती है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एक फोर्स लगेगा उधर की तरफ, बेसिकली फोर्स उसको पुश करेगी उधर की तरफ, और उस पुश की वजह से उस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो आपसे बोला गया कि मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा उस स्प्रिंग में। क्या टफ हो गया ज्यादा, कर सकते हो क्या। चलो वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। कर लिया क्या, ट्राई किया नहीं किया, अभी कर लिया। चलो अब देखो इधर आ जाओ, मैं करता हूं सवाल को। जब हमने बुलेट को फायर किया, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, हमने रिमोट से दबाया, हो गया। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करके उस फायर्ड बुलेट की स्पीड निकालते हैं। क्या करते हैं, उस फायर्ड बुलेट की स्पीड निकालते हैं। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है, ध्यान दो, इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये पूरा सिस्टम कितना से जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल मोमेंटम कितना है 2, इसके अंदर बुलेट भी तो है ना, अभी बुलेट अंदर है, इसके अंदर बुलेट है, तो बुलेट का मास कितना है 0.5 kg, ठीक, पहले तो दोनों साथ में चल रहे थे ना, तो 0.5 kg, ओके, कितना हो गया यहां से 2.5 मास, ठीक है, इनटू वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 5, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम देखो कितना है, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, और ये जो वेलोसिटी दैट इज मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी क्या होती है अभी बताता हूं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये 2 kg इधर आ रहा है, यानी माइनस का 2 into 1। मजल वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं, मजल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, विद रेस्पेक्ट टू गन,
muzzle velocity is velocity of object, sorry, velocity of bullet. It is the velocity of bullet with respect to gun after fire. जब हम फायर करते हैं उसके बाद में गन की जो वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में हमेशा ये वेलोसिटी देखी जाती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता थी ये बात तो आपने सवाल जरूर गलत कर दिया होगा। इस वजह से इसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th वगैरह में क्या उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं पढ़ा था तो आप सवाल देखो ध्यान से क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर की तरफ मोमेंटम, उधर की तरफ मोमेंटम क्या है, प्लस, उस डायरेक्शन को उधर में प्लस माना है, ठीक है। 0.5 बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी देखो वो जो दी हुई है वेलोसिटी v, दिस इज द मजल वेलोसिटी, एंड मजल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। तो किसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दिया गया आपको v, ये दिया गया आपको v, ठीक है। और गन की वेलोसिटी क्या है, -1। क्या बात समझ आई, क्या आपने यहाँ पे डायरेक्ट v रख दिया था, अगर v रख दिया था तो गड़बड़ है, ठीक है। या अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि मजल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वरना हमको इसी तरह से करना है, ठीक है। वो अगर किया है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 25 5 जा 25 12.5 इज इक्वल टू -2, यह आ गया प्लस 0.5 माइनस 0 v माइनस 0.5, करेक्ट है, कोई दिक्कत, क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से आपके पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, एक बार चेक कर लो, ठीक है, सब सही है, ओके 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 ओके, ठीक है। ये 2 और ये 0.5, ठीक है, ये कितना हो गया 2.5, और 2.5 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, 2.5 इधर जाएगा, हो जाएगा ये आपका 15 इज इक्वल टू 0.5 v, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू हो गई 15/0.5, 15/150 आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आधा सवाल हमारा हो गया, ओके। अब बहुत ध्यान से मैं देखना क्या है कि जब बुलेट जाकर के इस मास से टकराती है तो इसमें क्या होता है, ये बुलेट अंदर घुस जाती है और मास को लिए चली जाती है आगे तक। तो ऐसे होता क्या है, जब बुलेट आके शरीर में लगती है तो आपने देखा होगा जब भी आपके शरीर में बुलेट लगी, चलो भगवान की ना लगे, अच्छी बात है, नहीं लगी है, ठीक है। तो जब बुलेट आकर के शरीर में लगती है तो बुलेट सहित आप पीछे हटते चले जाते हो, बेसिकली बुलेट आपको पीछे लेकर के चली जाती है, तो भाई यहाँ पर होगा इसकी वेलोसिटी की वजह से ये उधर की तरफ जो भागेगा, ठीक है, ओके। कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाएगा। बुलेट के पास स्पीड इधर की तरफ है, ये इसे लगा हुआ है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये 0.5, ये कितने किलो का है, 5 किलो का है, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं वो भी बताता हूँ मैं, गलती क्यों बताता हूँ ताकि आप वो गलती ना दोहराएं, ठीक है। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे आपके पास पता है कि अच्छा बुलेट के पास ये रफ्तार है, मतलब बुलेट की हमें एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, ठीक है। अब जब बुलेट इसमें धंस जाएगी, जब बुलेट मास में धंस जाएगी तो टोटल मास कितना हो गया 5.5, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है, इसका मतलब पीछे की तरफ फोर्स कुछ लग रहा होगा, वैसे आप फ्रिक्शन अगर ना भी मानते तब भी सवाल अच्छा ही था, ठीक है। चलो मान लेते हैं फ्रिक्शन अच्छी बात है, ठीक है। तो पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ओके 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 ओके। अब जब ये धंस जाएगा तो जब ये इधर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ओके, तो नेट मास कितना हो गया इसका 5.5, ठीक है। इधर की तरफ वेलोसिटी इसकी मान लो v डैश है, अच्छा ओके। अब हमें करना क्या है वास्तविकता में, अब एक काम करो, उसको फ्रिक्शन मत मानो, यहाँ पर फ्रिक्शन मान लोगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, फिर मैं वैसे मान भी सकते हो कोई टफ सवाल नहीं बनेगा। फ्रिक्शन में हमें 2 फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, मैं जो चाह रहा हूँ सिखाने का वो फ्रिक्शन से सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगा दूंगा तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन की जो फंडा सिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो आप अगले सवाल में क्या करना, फ्रिक्शन मान के कर लेना, ठीक है। इस सवाल में अभी मैं फ्रिक्शन नहीं मान रहा हूँ, फ्रिक्शन ये होमवर्क है आपके लिए, आप फ्रिक्शन मान के भी करेंगे, मैं बिना फ्रिक्शन के सिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है बहुत जरूरी, एनर्जी के कंजर्वेशन का वो सिखाना है, ठीक है। ध्यान देखो हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी एनर्जी हमको पता है, हम क्या लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी हम लिख सकते हैं ½ × 0.5 × 10 का स्क्वायर, ½ mg², ठीक है।
अब बच्चा करता क्या है कि यहाँ 5.5 को कंबाइंड मान लेता है और बोलता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इसके पास इतनी अभी भाई इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनली क्या हो जाएगा, सारी की सारी जो वेलोसिटी होगी वो किसमें सारी की सारी एनर्जी होगी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात मानते हो? तो बच्चा करता क्या जनरली, बच्चा करता क्या है कि इसको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के कितना है 100 सॉरी 5.5 नहीं यहाँ ठीक है 100 इंटू एक्स स्क्वायर कर देता है। ठीक है, यहां से यहां तक वो डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व करा देता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब कुछ इस तरह की क्वेश्चंस लगा के वो गलतियां करता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में आपको करना क्या है, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व इस जगह पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये आप आके टकराती है, बुलेट आकर के इसमें टकराती है, तो वहां पर वास्तविकता में इनइलास्टिक कोलिजन होता है और उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। टकराई आकर के काफी एनर्जी साउंड में लॉस हुई, काफी एनर्जी टकराने में चली गई, डिफॉर्मेशन में चली गई। तो वास्तविकता में यहाँ पर आपका डिफॉर्मेशन जब होता है तो इसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कराना है। यहाँ पे मोमेंटम क्या है 0.5 इंटू 10। ठीक है, फाइनली ये भी साथ साथ चलने लगेंगे, साथ साथ मान लो हमने वी डैश से मान लिया है, तो फाइनली 5.5 इंटू वी डैश, फाइनली 5.5 इंटू वी डैश, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये आ गया 11 और ये वी डैश आ गया 10/11। वी डैश आ गया 10/11, दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, वी डैश आ गया 10/11 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। मतलब यहाँ से स्प्रिंग लगी हुई है, 5.5 की एनर्जी है यहाँ पे, कोई भी अब इसके बाद में कोई भी आपके पास एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जरूर ये क्वेश्चन लगा सकते हो, क्या क्वेश्चन लगा सकते हो, हाफ 5.5 इंटू वेलोसिटी कितनी 10/11, 10/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपके पास 100 इंटू एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके आप मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या कोई समस्या है? मैं जरा एक सेकंड रुमाल ले लूं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, सॉरी। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि वास्तविकता में हमें करना क्या है? असलियत में जो फंडा है वो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें एनर्जी कंजर्व करानी है, कहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं करानी। पिछले सवाल में मैंने यही बताया था किस तरह से आपको एनर्जी कंजर्व करानी, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, कहाँ से कहाँ तक एनर्जी। ये नहीं कि यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ तक एनर्जी, यहाँ नहीं एनर्जी कंजर्व भाई कैसे करा दोगे, है ना? ओके, ये बात अपने को समझ आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर कोई डाउट है, मतलब थोड़ा लंबा सवाल था, अच्छा सवाल था, मतलब काफ़ी फंडे हमें इसमें देखने को मिले। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, नहीं है तो आई होप मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन किस तरह से हमें कराना है, किस तरह से नहीं कराना है, ये बातें आपको समझ आएंगी। होमवर्क के लिए आपको सवाल और दे देता हूँ मैं, वो आप करोगे, थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, फिर आपको होमवर्क देता हूँ एक होमवर्क में सवाल करके लाओगे। क्या है देखो, इस तरह से है, क्लास में कराए हुए सवालों का से इजी सवाल है ये। ठीक है, ये मान लो एक मास लटका हुआ है और इधर एक बाल्टी लटकी हुई है। स्टैंडर्ड सवाल है, जनरली आपको देखने को मिल सकता है ऐसा सवाल। ठीक है, और यहाँ से मैंने इनका मास मान लो इसका मास है 2 kg, इसका मास 4 kg। ठीक है, 1 किलो की बुलेट है, 1 kg की बुलेट है जिसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आकर के टकराती है। ओके, अगर आकर के टकराती है तो आपको बताना है सबकी फाइनल स्पीड्स। अब जाहिर सी बात है बुलेट ऐसा तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पर आकर के चिपक जाती है, मतलब बेसिकली अब ये तो होगा नहीं, ऐसी बाल्टी क्रॉस करके निकलेगी नहीं बुलेट, ये नहीं कि छेद करके निकल जाती है, प्लास्टिक वाली नहीं प्लास्टिक वाली नहीं है, और इसी बिल्कुल लोहा लाट है एकदम, और ये करके यहाँ पर रुक जाती है, इसके पार नहीं निकल पाती, क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, मतलब ये साथ साथ चल सकता है, ऐसा नहीं कि क्रॉस करके वो पार हो जाएगी, तो आप अलग ही कोई केस बना दो। ठीक है, ऐसा मत करना, सबकी फाइनल स्पीड बतानी है आपको। क्या सवाल समझ आ गया? सवाल समझ आ गया? अब इसको आप कई तरह से कर सकते हो, आप खुद देखोगे किस तरह से करना है। सिंपल कोलिजन को करना है किस तरह से, ठीक है, और वास्तविकता यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन ही लगाना है, क्योंकि जहाँ पर भी चिपक जाए आकर की बॉडीज वहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन ही होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन कराओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन आप सोचो कि वाई डायरेक्शन में करा सकते हैं यहाँ पर कि नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में mg भी लग रहा है। आपको mg को इग्नोर करना है, इग्नोर mg, हिंट है ये, इग्नोर नहीं, इग्नोर। ठीक है, इग्नोर mg। क्यों?
इग्नोर एम जी क्यों? क्योंकि बहुत हाई स्पीड्स होती हैं भाई। एम जी के कंपेरिजन में अगर यहाँ पे तुम इम्पल्सिव फोर्स देखोगे ना, तो इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में एम जी, इस वजह से इसको इग्नोर करना, ठीक है, इसको मत लगाना। तो चलो, आई होप सवाल समझ आ गया किस तरह से करना है, अब करके लाना, ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा, मतलब बताऊंगा नहीं, खुद से करके लाओगे, ठीक है। तो चलो, अगर कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में, नहीं हो तो वीडियो को लाइक वगैरह जो भी करना हो कर देना, चैनल को अभी तक विजिट कर लो जाके, अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब वगैरह देख लेना, ठीक है, देख लेना, अपने हिसाब से समझदार हो। चलो मिल लेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।